तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। उफ, क्या मैच था कल का, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच। हालांकि इस मैच को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट हाफ पूरा देश ये चाहता था अर्जेंटीना जीते, ज़्यादातर फ़ैन है, हालांकि बहुत सारे लोग अपने देश में फ्रांस के भी हैं, ख़ासतौर पर एम्बापे की वजह से। लेकिन मेसी को जीतते हुए हर कोई देखना चाहता था। तो फर्स्ट हाफ में 2 गोल से अर्जेंटीना आ गया और इससे बेहतर क्या चाहिए। लेकिन फिर सेकंड हाफ में ख़ासतौर पर सिर्फ 2 मिनट के अंदर, बल्कि 2 मिनट से कम वक्फे के दौरान ही जिस तरीके से एम्बापे ने पहला तो एक पेनल्टी और फिर दूसरा गोल मारा और 2-2 से बराबर, फिर मैच फंसा और धड़कनें बढ़ीं। फिर एक्स्ट्रा टाइम में भी एक गोल अर्जेंटीना ने लीड लिया, वो भी ज़बरदस्त गोल। इसके बाद फिर वापस एम्बापे ने गोल मारा और 3-3 बराबर। तो फुल टाइम और फिर एक्स्ट्रा टाइम में भी मैच लगभग बराबर। और इसके बाद पेनल्टी शूट आउट, और पेनल्टी शूट आउट में ये शुरू से था कि अर्जेंटीना की टीम का रिकॉर्ड बेहतर है, और ख़ासतौर पर अर्जेंटीना के जो गोलकीपर जूलियन, रिकॉर्ड और भी शानदार। हालांकि कल के पूरे मैच में अगर हम बात करें तो जूलियन ने जो लास्ट में एक गोल बचाया था पैर से, वो गोल लगभग गोल था, और अगर वो गोल हो जाता तो शायद मेसी का सपना टूट जाता। लेकिन धड़कने रोक देने वाला ये मैच, फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल, शानदार फाइनल, और कहते हैं कि इससे बेहतर फाइनल हुआ नहीं इससे पहले। 6 गोल पड़े और अर्जेंटीना करीब 36 साल के बाद, मैराडोना के बाद मेसी दूसरे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप अपने देश को जिताया, और शायद मेसी का ये आखिरी मैच भी था वर्ल्ड कप में। तो एक बेहतरीन और शानदार विदाई। कल मैच का इंतज़ार था, लगातार मैं मैच ही देख रहा था, और मेरे साथ एक दोस्त के साथ बैठकर मैच देख रहा था, और वहाँ पे बड़ा धोखा भी हुआ। मुझे लगा कि हम दोनों ही अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों सपोर्टर हैं। लेकिन फिर बीच में एहसास हुआ कि जब मैं खुश हो रहा हूँ तो वो चुप, और जब वो खुश है तो मैं चुप। तो मैंने कहा अगर दोनों अर्जेंटीना के ही फ़ैन हैं तो फिर ये उत्साह और खुशी में जो है ये फ़र्क कैसे आ रहा है। तो बाद में पता चला मैच ख़त्म होने के बाद कि जिसके साथ मैं मैच देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि हम दोनों अर्जेंटीना के सपोर्टर हैं, पता चला वो तो फ्रांस का। तो खैर अर्जेंटीना जीती और पूरे देश ने, दुनिया ने ये मैच देखा। फुटबॉल इसीलिए इतना पॉपुलर गेम है, बल्कि मैं क्रिकेट का बहुत डाई हार्ट फ़ैन हूँ। लेकिन सच बताऊँ, जब भी वर्ल्ड कप आता है, ख़ासतौर पर फीफा, तो फिर अचानक लगता है कि यार क्रिकेट कितना स्लो गेम है। एक बॉलर आ रहा है, बॉल फेंक रहा है, बैट्समैन डिफेंड कर रहा है, कभी मार रहा है। लेकिन फुटबॉल 90 मिनट लगातार दौड़ते रहना है, और इस गोल पोस्ट से लेकर उस गोल पोस्ट में कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट्स भी फुटबॉल है। लगभग दुनिया का हर देश फुटबॉल खेलता है। तो वेल डन मेसी और अर्जेंटीना, और एक शानदार फाइनल के लिए। और फ्रांस की टीम की भी जितनी तारीफ़ की जाए, ख़ासतौर पर एम्बापे की, जिस तरीके का परफॉर्मेंस। लेकिन डिफेंडिंग चैम्पियन, तो इस बार अर्जेंटीना को मौका मिलना चाहिए। तो वेल प्लेड फ्रांस, लेकिन दिल चाहता था कि मेसी जीते। तो ये तो रही फीफा वर्ल्ड कप की बात। मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने कल का ये फाइनल देखा होगा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। जब से ये आफ्ताब श्रद्धा मर्डर केस हुआ है, और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि कई बार जो क्राइम होता है या क्रिमिनल करते हैं तो कहीं ना कहीं से आइडिया लेते हैं, बहुत सारे क्राइम शोज़ से, नॉवेल से, फिल्मों से, सीरियल से। तो इधर हो ये रहा कि जब से आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस की बातें मीडिया में आई हैं, अचानक मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग देश, अलग अलग मतलब देश के राज्यों से एक ही जैसी खबर आ रही है। किसी ने किसी के 10 टुकड़े कर दिए, किसी ने 20 कर दिए, किसी ने 30 कर दिए, किसी ने 50 कर दिए। तो अब तक हर मर्डर के बाद पुलिस लाश ढूंढती थी। आजकल ज़्यादातर इलाकों में पुलिस लाश के टुकड़े ढूंढ रही है। आपको याद होगा, कहानी भी सुनाई, दिल्ली में ही एक कत्ल हुआ था, जो बेटे और माँ ने मिलकर उसकी अपने ही जिसके साथ लिव इन में रहती थी उसको मारा था। ईस्ट दिल्ली का मामला था ये। इसके बाद बिहार में एक मामला आया था जहाँ पे लाश के टुकड़े कर दिए। अभी झारखंड में एक मामला आया है, जो रूबिका पहाड़िया नाम है शायद, तो उसके हस्बैंड ने उसके टुकड़े कर दिए और फेंक दिए। अभी वो आजकल की बात है।
तो अचानक एक सिलसिला सा चल पड़ा है। अब इसी में एक नई कहानी जुड़ गई, एक नया वारदात, एक नई वारदात, एक और लाश के टुकड़े की कहानी। लेकिन ये कहानी बेहद अजीब है। पर ये बता दूं पहले ही कि जब उससे पूछा गया कि तुमने ये कत्ल करने के बाद लाश के ऐसे टुकड़े क्यों किए, तब उसने बताया कि मुझे ये आफ्ताब श्रद्धा केस से आइडिया मिला था। तो कहानी जयपुर की है। जयपुर में एक इंजीनियर रहता, बीटेक जिसने किया, वह अच्छा खासा पढ़ा लिखा, बेहद होशियार, टैलेंटेड, अच्छी खासी उसने नौकरी की। फिर बीच में इधर घर आया हुआ था। तो एक पढ़ा लिखा समझदार नौजवान जिसकी उम्र 30 साल, नाम अनुज शर्मा, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। जयपुर के एक 3 मंजिला मकान के टॉप फ्लोर पे ये पूरी फैमिली रहती थी, शर्मा परिवार। और वहीं पे उसकी एक ताई रहती थी, सरोज शर्मा, जिनकी उम्र करीब 65 साल थी। इधर अचानक ये नौकरी और सारी चीज़ें करते करते अपने इंजीनियर साहब यानी कि अनुज शर्मा थोड़े से धार्मिक कामों की तरफ ज़्यादा ध्यान जाने लगा उनका, और वो अपने इन्हीं चीज़ों में लग गए। बाकायदा एक धार्मिक प्रचार प्रसार के काम के साथ जुड़ गए, एक संगठन के साथ जुड़ गए, जो संगठन ख़ास तौर पर कृष्ण जी की सोच और उनकी सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार किया करता था। तो इसमें ये कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन से जुड़ा अनुज शर्मा, और इसके लिए इधर उधर जाता और बाकी सारी चीज़ें यही करता। तो अब ये था, घर वालों को भी फिक्र होने लगी कि लड़का इंजीनियर, पढ़ा लिखा, अच्छी खासी नौकरी है, और अब अचानक ये अपनी सारी चीज़ें छोड़कर धार्मिक कामों में लग गया है और इस मूवमेंट के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग जगहों पे जाता है। तो घर वाले समझाते थे कि बेटा ये सब ठीक है, अभी तुम्हारी उम्र है, तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, परिवार है, बाल बच्चे, शादी करो, ये सारी चीज़ें समझाई जाती थी। लेकिन अनुज का ध्यान इस तरफ था नहीं, वो अपना धार्मिक कामों में लगा हुआ था। इसी दौरान में 13 दिसंबर को, अभी 13 दिसंबर को, वो कहता है कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, और हरिद्वार चला जाता है। इधर 11 दिसंबर को जो उसकी ताई हैं सरोज वर्मा, जिनकी उम्र 65 साल है, शर्मा, वो गायब हो जाती हैं। अब ताई गायब है और भतीजा कह रहा है कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। परिवार वालों को लगता है कि चलो ये ज़्यादातर धर्म कर्म के कामों में ही लगा रहता है, हो सकता है ताई की गुमशुदगी का भी असर हो। सोचा नहीं, और वो पहुँच गया हरिद्वार। अब हरिद्वार जाने के बाद बाकायदा वहाँ गंगा स्नान करता है, फिर गंगा जल लेता है, वहाँ से वापस आता है, गाज़ियाबाद में अपने एक दोस्त को गंगा जल देता है, और फिर वापस घर आता है जयपुर। इस दौरान उसके कुछ 2 अनुयायी दोस्त थे इसी संगठन से जुड़े हुए, वो भी घर आते हैं, उससे मिलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ ठीक। पर फिर एक रोज़ अनुज की जो चचेरी बहनें उस घर में रहती हैं, वो देखती हैं कि घर के किचन में कुछ खून के निशान हैं, और फिर ये भी देखती हैं कि अनुज जो है वो उन खून के धब्बों को साफ़ कर रहा है। अब उन्हें लगता है कि ये क्या मामला है, इधर ताई गायब है और इधर ये खून के धब्बे हैं, वो भी किचन में। अच्छा, ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, दिसंबर के महीने की बात है। आफ्ताब और श्रद्धा केस पूरे देश के जहन में ताज़ा है। इस केस लगातार हेडलाइन रही, सुर्खियों में रही, टीवी पे आई, अखबारों में छपे, सोशल मीडिया पर है, तो लगभग हर घर इस खबर से वाकिफ़ है। अब किचन के अंदर खून के निशान, घर की एक सदस्य गायब, बहनों को अजीब सी ये बात लगती है, और अनुज को वो ब्लड साफ करते हुए देख रही हैं। उन्हें कुछ डाउट होता है। अब ताई तो मिल नहीं रही हैं, तो वही बहनें जो हैं वो फिर अपने घर वालों से ये बात करती हैं, और फिर ये बात पुलिस तक पहुंचती है कि एक अच्छे खासे परिवार की एक महिला गायब है, कहीं सुराग नहीं मिल रहा है, और इधर घर के अंदर ब्लड स्टेन मिले हैं, और अनुज जो है उसकी सफाई कर रहा है। तो पुलिस अनुज को बुलाती है और पूछताछ करती है कि ताई के बारे में। वो बहुत ही नॉर्मल, बिल्कुल आम एक इंसान की तरह सारे सवालों के जवाब देता है, लेकिन कहता है कि मुझे कोई भी जानकारी नहीं है इस बारे में कि मेरी ताई कहाँ है, क्या हुआ। पुलिस कई बार पूछताछ कर चुकी, बाकी तरफ भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन न ताई मिल रही है, न ताई का कोई सबूत मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन घूम फिर कर बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ऐसे सबूत हैं जिससे आकर सारी जो शक की सुई है वो अनुज शर्मा पर ही रुक जाती है पुलिस की।
पुलिस को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अनुज जानता है, कुछ चीज़ें बता रहा है, शायद झूठ बोल रहा हो। पुलिस ने अब उसके बारे में तमाम जानकारी हासिल करनी शुरू की। पता चला कि 11 दिसंबर को ताई गायब थी और 13 दिसंबर को ये हरिद्वार कहकर निकला। हरिद्वार में पुलिस पहुंचती है और वहाँ पे जो हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं इस्कॉन, उनसे बातचीत करती है तो पता चला कि हाँ वो हरिद्वार आया, उसने गंगा स्नान किया, यहाँ से गंगा जल लिया। फिर वो गाज़ियाबाद अपने एक दोस्त के घर गया, उसने उसको गंगा जल दिया। उस दोस्त ने भी बताया कि हमारे यहाँ आया था। अब ये सारी चीज़ें जो वो कह रहा था सब कुछ सच है, लेकिन एक दूसरी तरफ ये है कि घर के अंदर खून के निशान साफ करना ये पुलिस के कान भी खड़े कर रहा है। तमाम तरीके अपना लिया पुलिस ने, अनुज टस से मस नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे मुलजिम होते हैं बहुत सारे केस में, जिनको खुलवाना जिनका मुंह या उनको तोड़वाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो अगर किसी बात पे कायम है तो कायम है। एक हद तक पुलिस टॉर्चर करती है, उसके बाद टॉर्चर भी नहीं कर पाती कि अगर कुछ कस्टडी में हो गई तो कस्टोडियल डेथ हो गई, मान लीजिए उसकी मौत हो गई कस्टोडियल डेथ में, तो फिर पूरा का पूरा थाना ही सस्पेंड हो जाएगा। तो बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है आज के इस दौर में भी, जब सोशल मीडिया भी इतनी एक्टिव है, हर हाथ में मोबाइल है, हर शख्स रिपोर्टर है। तो पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इस पढ़े लिखे इंजीनियर अनुज शर्मा से कुछ उगलवा नहीं पाई। फिर पुलिस को कई बार ये भी ख्याल आया कि शायद वो गलत डायरेक्शन में जांच कर रही है, शायद इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक जाती कि और कोई दूसरा चेहरा, दूसरा किसी के ऊपर शक की कोई वजह नहीं मिल रही। फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली के झगड़े, सारी चीज़ें पुलिस ने कुरेद डाले, बट कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। जब पुलिस थक हार कर बैठ गई और उसे लगा कि और कोई रास्ता है नहीं, और उसे लगता है कि रास्ता यही बता सकता है, तो क्या किया जाए। सीनियर पुलिस अफसर फिर जयपुर के बैठे, उन्होंने कहा कि अनुज से वैसे पूछताछ करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसके ऊपर 3rd डिग्री भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको बाकी और भी कुछ तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो फिर कैसे। तब पुलिस ने फिर कहा कि चलो इसके दिमाग से खेलते हैं। पुलिस ने उससे फिर सारे धर्म क्रम की बातें करनी शुरू कर दी और उससे कहा कि तुम हरे कृष्ण मूवमेंट इस्कॉन से जुड़े हो, इसमें क्या कुछ होता है, कैसे होता है, श्री कृष्ण के बारे में तुम्हारी क्या राय है, जानकारी है, प्रचार प्रसार जो तुम करते हो, मंत्र जो तुम्हारे, जप तुम्हारे जो होते हैं, उन सारी चीज़ों का उसने धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दिया। तो सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। इसी दौरान में जब वो ये सारी चीज़ें बता रहा है और हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में, कृष्ण के बारे में, तभी फिर एक पुलिस अफसर कहता है कि अच्छा, अगर किसी को अपने पाप का प्रायश्चित करना हो तो वह कैसे करेगा। और ये सारी करते करते अचानक उसी जाप के दौरान पुलिस वालों ने वो सवाल बीच में डाल दिया कि तुम्हारी ताई का कत्ल हुआ है, हमें लगता है, और वो गायब है, लाश मिल नहीं रही है, तो ये बताओ ये तुमने किया है। इस पूरी बातचीत का ऐसा असर होता है इस मंत्रोच्चार और जाप के दौरान जो वो कर रहा था, कि अचानक इसी दौरान वो बातों बातों में ही अपने जुर्म का इकरार कर लेता है। कहता हाँ, मैंने अपनी ताई का कत्ल किया है। तो फिर पुलिस कहती है कि लाश, तो उसने कहा हमने टुकड़े कर दिए। टुकड़े कहाँ हैं? तो उसने कहा हमने अलग अलग फेंक दिए। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने लाश के टुकड़े क्यों किए? तो कहता आप ही बताइए, डेड बॉडी को फिर कहाँ ठिकाने लगाएं। खुद ही बोल रहा है। अब पुलिस के सामने उसने इस दूसरे तरीके से अपने जुर्म को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद फिर पुलिस ने पूछा कि चलो जब तुमने कर लिया है तो अब बताओ। फिर वो मौका वारदात पर ले जाता है। अलग अलग इलाकों में लाश के उसने कुल 8 टुकड़े किए थे, 8, और पुलिस उन 8 टुकड़ों को बरामद कर लेती है। फिर पुलिस उससे पूरी कहानी सुनती है। वो बताता है 11 दिसंबर की बात थी, ये इसी अपने जो मूवमेंट है हरे कृष्ण, इसके कई कार्यक्रम में जाना था इसको, बल्कि हरिद्वार भी जाना था। और हमेशा घर वाले कहते थे बेटा अपने काम धंधे पे ध्यान दो, पर इसका मन उधर लगता नहीं था। इसका मन लगता था कि इसी सब कामों में लगे रहें। ताई ने उसे उस दिन खूब डांटा और कहा कि तुम अब इन सारी चीज़ों में मत पड़ो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, नौकरी के बारे में सोचो, काम धंधे के बारे में सोचो। तो ताई ने उसे बहुत सुनाया और इसे बहुत गुस्सा आ गया। इसने घर में एक हथौड़ी रखी थी, उस हथौड़ी को उठाया और ताई के सर पे दे मारा। जब मारा तो ताई वहीं गिर पड़ी, खून बहने लगा। घर में कोई था नहीं। अब इसे लगा ये क्या हो गया। इसके बाद ये बहुत रोया। बहुत रोने के बाद जब इसका जी हल्का हो गया, फिर इसको लगा कि अब तो ख़ानदान की बदनामी होगी, मेरी भी होगी, ये मैंने क्या कर डाला। तभी इसके दिमाग में आया आफताब और श्रद्धा केस।
इसके बाद ये मार्बल कटर मशीन लेकर आया और लाश को किचन में ये हमला किया था ताई पर, उठाकर बाथरूम में ले गया। बाथरूम में ले जाने के बाद उस मार्बल कटर से उसने लाश के 8 टुकड़े किए। उन 8 टुकड़ों को एक बैग में भरा और बैग में लेकर फिर निकल पड़ा और वो जयपुर और दिल्ली हाईवे के बीच में अलग अलग जगहों पर इसने उन लाश के टुकड़ों को फेंका। फेंकने के बाद ये घर आया, पूरे घर की सफाई की, खून साफ किया। लेकिन फिर 13 दिसंबर को 2 दिन बाद शायद कुछ खून के वो निशान रह गए थे जो देख नहीं पाया, उन्हें फिर साफ़ करने लगा। तब तक इसकी कज़न की नज़र उस ब्लड स्टेन पे पड़ी और वहाँ पहला शक हुआ। इस दौरान को 11 दिसंबर को ये सब कुछ किया इसने। 12 दिसंबर को इसके 2 दोस्त आए घर में, आराम से बैठा और तब भी उस कुछ टुकड़े इसने बैग में अलग रखे हुए थे और उस घर में मौजूद था जैसे आफ्ताब और श्रद्धा के मामले में था। और वो बहुत ही नॉर्मल बात किया, उनको चाय वाय पिलाई और फिर वो लोग रुखसत हो गए। बट इसमें किसी पे जाहिर नहीं करने दिया। 13 दिसंबर को अचानक ये कहता कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। हरिद्वार गया, बाकायदा गंगा स्नान किया, शायद इसी सब चीज़ों के लिए, प्रायश्चित के लिए, और फिर वापस आया। वापस आने के बाद जब पुलिस को शक हुआ ये टूटा नहीं, तब कहीं जाकर पुलिस ने इसकी कमज़ोरी का ही इस्तेमाल किया और इसी के ज़रिए उस मूवमेंट के नाम पर और उस मंत्रोच्चाप के दौरान इससे पूछ लिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया। फ़िलहाल ये 20 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में है और इसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन जब उसने पुलिस को बताया, जब उससे पुलिस ने पूछा, बल्कि इसमें 1-2 चीज़ और भी है कि इसके पास कुछ रिपोर्टर गए जब ये थाने में था तो फ़ोटो खींचने लगे, न्यूज़पेपर के थे, कुछ टीवी के भी थे। तो इसने कहा मेरी फ़ोटो क्यों खींच रहे हो, अभी मत खींचो, अभी मैं गुनहगार नहीं हूँ, अभी मेरे ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है, अभी अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार करो। जब अदालत का फ़ैसला आ जाए और अदालत मुझे गुनहगार ठहरा दे तब मेरे पास आना, मैं खुद अपनी फ़ोटो तुमसे खिंचवाऊँगा। पुलिस का कहना है कि शायद इसकी इन सारी बातों को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हालांकि अगर ये साबित हो गया तो फिर वैसे भी उसको कम सज़ा मिलेगी, लेकिन पुलिस का मानना है कि शायद ऐसा है और यही वजह है कि पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद पुलिस इस पर बराबर नज़र रखे हुई है कि कहीं ये ख़ुद को भी नुकसान न पहुंचा दे। तो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और पुलिस ने, जयपुर पुलिस ने लगभग इस केस को सुलझा लेने का दावा किया है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज राजेश किशोर मिश्रा जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राज किशोर जी। और ये संदीप मिश्रा जी के पिताजी हैं। साथ ही अर्शी राजपूत का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अर्शी। और ये फ़िदा अली की सिस्टर है। और अर्शी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया करो, तुम्हारे भाई ने कहा है। साथ ही अरवी जोशी, बल्कि हाँ अरवी जोशी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अरवी। और ये अमित जोशी जी की बिटियां हैं। उमंग सिंह राजपूत, इनका भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे उमंग। और ये अमित सिंह राजपूत जी ने भेजा है। इसके अलावा अनिल प्रजापति, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल जी। पंकज पारिक, इनका भी आज बर्थडे है, तो पंकज साहब हैप्पी बर्थडे। साथ ही सुमन चौधरी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सुमन जी। और ये जयपाल ताड़ा, इनकी पत्नी है लेकिन इनका बर्थडे 17 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अंतिमा शर्मा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंतिमा। और वेद प्रकाश शर्मा जी की ये बहन है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने क्राइम तक और चेयरमैन से अवार्ड के लिए मेल भेजे हैं, जिसमें दानू दयाल लोधी हैं, शेख साहिल हैं, चंटा कुमार हैं, इसके अलावा अमित तिवारी हैं, सचिन शर्मा हैं, उस्मान अंसारी है, प्रीति नरुले हैं, सुभाष द्विवेदी, साथ ही प्रियंका कालरा, शम्स अंसारी, नवनीत, भाई रे, प्रतीक, मच्छी दमन से। एक सुभाष द्विवेदी ने सवाल पूछा कि जो क्राइम तक है इसका आज तक से क्या लेना देना है। तो पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, ये जो क्राइम तक है ये इंडिया टुडे ग्रुप जिसके लिए हम लोग जहाँ काम करते हैं, इंडिया टुडे ग्रुप के 3 चैनल हैं, न्यूज़ चैनल। एक आज तक, एक इंडिया टुडे इंग्लिश में, और एक GNT गुड न्यूज़ टुडे, जो पहले तेज़ हुआ करता था। इसके अलावा करीब 45 के आसपास पब्लिकेशन है, अलग अलग मैगज़ीन है। इंडिया टुडे अपने आप में एक मैगज़ीन है, बेहद नामी। साथ ही बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तक्स हैं, जैसे ललन टॉप, ये भी इंडिया टुडे ग्रुप का है, क्राइम तक, स्पोर्ट्स तक।
तो ऐसे करीब 20-25 तक हैं और अलग अलग जगहों पे फिर बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा ये इंस्टीट्यूशन है, बड़ी संस्थान है। तो अब जैसे इन्होंने पूछा तो क्राइम तक, मैं एक्चुअली क्राइम तक को चुके भी 3-4 साल हुए हैं मुझे यहाँ, बहुत जब आज तक लॉन्च हुआ था तब से हूँ। तो मैं बेसिकली आज तक और आज तक की सारी जो क्राइम है उसको देखता हूँ। अब ये तक शुरू हुआ तो एक नई जिम्मेदारी थी, तो अब क्राइम तक भी देखता हूँ। क्राइम तक की टीम आज तक की टीम से थोड़ी सी अलग है। इसमें ज़्यादातर हमारे जो ITMI इंस्टीट्यूट है, तो ये दीपक वीपक सब वहीं से पढ़ के यहीं आए। तो क्राइम तक की पूरी टीम और आज तक की जो हमारी रिपोर्टिंग टीम है वो दोनों अलग, लेकिन मैं ये है कि मैं आज तक से भी जुड़ा हूँ और इधर भी जुड़ा हूँ। आज तक पे एक डेली क्राइम का शो आता है जो अभी 18 साल जिसके पूरे हो चुके हैं, वारदात रात 11 बजे, आप में से बहुत सारे लोग देखते भी हैं। तो वारदात की भी जिम्मेदारी है, क्राइम की बड़ी खबरें हो जाएं उसकी भी जिम्मेदारी है, इधर डिजिटल में क्राइम तक या क्राइम वेबसाइट है उसकी भी जिम्मेदारी है। तो ये पूरी टीम है और ये सभी मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा अनुपम गुप्ता जी ने एक कहानी की फरमाइश की है, बल्कि अनुपमा गुप्ता जी ने, साथ ही मोहम्मद तारिक, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। राजेश अजमेरा एक कहानी की फरमाइश की है। आकाश लोखंडे ने एक कहानी की फरमाइश की है। सनी के रुचिका गहरोत्रा केस के बारे में इन्होंने कहा, गिरोत्रा, ये मैं कहानी सुना चुका हूँ सनी जी, और आपको इसी क्राइम तक की लिस्ट में मिल जाएगी। एडवोकेट TK द्विवेदी, इन्होंने एक इनकाउंटर केस के बारे में आपने कहा है, मैंने अपनी टीम से कहा आपसे कांटेक्ट भी करेंगे और इस पर हम ज़रूर जल्दी कुछ करेंगे। साथ ही रोहित भनोट ने एक कहानी की फरमाइश की है। रंजीत कुमार, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। पूजा वाजो पुणे से, थैंक यू सो मच पूजा, और एक कहानी की भी फरमाइश की है, आप जल्दी सुनाता हूँ। इसके अलावा राहुल कुमार चौरी चौरा की कहानी सुनना चाहते हैं, जो मैं ऑलरेडी पहले ही सुना चुका हूँ, इसी कहानी की आपको लिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा मुकुंद ने एक कहानी की फरमाइश की है। तो आज कहानी में इतना ही है, आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।